नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है HCF और LCM। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे HCF और LCM। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, आप सभी को पता है इनके बारे में। ठीक है, बट देखिए, HCF और LCM पढ़ने से पहले आज हम कुछ नियम याद करेंगे या नियम लिखेंगे। ठीक है, उन नियमों को कहते हैं या उन रूल्स को कहते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स, या फिर कहते हैं क्या, भाज्य नियम। ठीक है, तो आइए HCF और LCM पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हम देख लेते हैं कि ये रूल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी समझेंगे आगे। HCF LCM की आगे प्रॉपर्टी भी समझेंगे, लेकिन पहले ज़रूरी है याद करना या समझना, जिसको हम कहते हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्य नियम। ठीक है, आइए देखिए, कहने का मतलब है कोई नंबर है। देखिए, आइए अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। कहने का मतलब कौन सा नंबर है जो 2 से भाग हो। आइए देखते हैं। देखिए, 2 के लिए किसी संख्या का आखिरी नंबर दो से भाग होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। किसी संख्या का आखिरी नंबर, किसी संख्या का आखिरी अंक दो से भाग होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। देखिए, और 4 के लिए क्या देखेंगे हम, कोई भी संख्या है उसका आखिरी अंक। यदि मुझे दो ये पता करना है कि क्या ये नंबर 2 से भाग होगा, तो मैं क्या देख लूंगा, उस संख्या का आखिरी नंबर या आखिरी अंक, उस संख्या का आखिरी अंक देखूंगा, नंबर नहीं। उस संख्या का आखिरी अंक देखूंगा, क्या वो 2 से भाग हो रहा है या फिर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह 4 की डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है कि कोई संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी, तो मैं क्या चेक कर लूंगा, लास्ट 2 डिजिट देख लूंगा मैं। ठीक है, अगर मुझे कोई संख्या देखनी है कि क्या ये 4 से भाग होगी, तो मैं क्या करूंगा, उसकी आखिरी के 2 अंक देख लूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 के लिए मैं क्या चेक कर लूंगा, लास्ट की 3 डिजिट। किसी संख्या का आखिरी अंक 8 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं 16 का चेक कर सकता हूँ। 16 के लिए चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आखिरी के कितने अंक देखना पड़ेंगे, 4 अंक देखना पड़ेंगे। फिर आगे 32 के लिए 5 अंक, 64 के लिए 6 अंक, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इतना बहुत है। और इसको समझे तो हम कैसे समझे, 2 के लिए भाई 4 की डिविजिबिलिटी आखिरी 2 अंक, कहने का मतलब 2 की जितनी पावर होगी उतने अंकों से क्या हो जाएगा, हाँ उतनी अंक देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर 2 की घात कितनी हो जाती है, 3, यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाती है, 4। ठीक है, तो यही सब हमको देखना है। ठीक है, अभी 2 और 4 और 8 और 16 के देख लिए हमने। कहने का मतलब है ठीक है, आइए, कहने का मतलब ये संख्या मुझे अगर चेक करना है
तो अगर मुझे ये देखना है कि क्या ये संख्या 2 से भाग होगी, तो मुझे बस पता करना है कि क्या ये 2 से भाग होगी या नहीं होगी। आंसर चाहे कुछ भी हो, बस ये पता लगाना है कि क्या ये 2 से भाग होगी। तो हमने लिखा है कि भाई आखिरी अंक, अगर 2 की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, 2 की डिविजिबिलिटी, तो क्या ये अंक 2 से भाग होगा? क्योंकि आखिरी अंक देखा, हाँ ये आखिरी अंक क्या है, 2 से भाग हो रहा है, या फिर 0 होता तो भी ये 2 से क्या हो जाता, भाग हो जाता। ठीक है, आखिरी अंक 2 से भाग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या क्या हो रही है, 2 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 की, तो 4 के लिए मुझे कितने अंक देखने पड़ेंगे, आखिरी के 2 अंक। तो आखिरी के 2 अंक अगर मैं देखूं, क्या ये संख्या 4 से भाग हो रही है, 4 36 4 से भाग हो जाता है, मतलब ये सब पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है किसकी डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करना है, तो मैं कितने अंक देख लूंगा, आखिरी के 3 अंक देख लूंगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 7 76, 8 में 76 नहीं आता, मतलब ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह मैं आगे से देख सकता हूँ किससे, 16 से, 16 के लिए चेक करूंगा तो कितने अंक देख लूंगा, आखिरी के 4 अंक। और इसी तरीके से हम डिविजिबिलिटी का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वह संख्या इस नंबर से भाग होगी या फिर नहीं होगी। देखिए यहाँ 4 है, मतलब 2 की कितनी पावर 2, इसलिए कितने अंक देखना है, 2 अंक। यहाँ 8 है, ये कितनी घात है, 2 की पावर 3 है, इसलिए कितने अंक देखना है, 3। या 16, ये 2 की कितनी पावर है, 4, इसलिए कितने अंक देखना है, लास्ट के 4 डिजिट देखना है। ठीक है, तो ये था 2, 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसी तरह 5, 25, 125 और 625 का है। कहने का मतलब है 5 के लिए लिख लीजिए कि आखिरी किसी संख्या का आखिरी अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर किसी भी संख्या का आखिरी अंक या तो 5 हो या फिर क्या हो, 0 हो। ये तो हमको और आपको सभी को पता है कि 5 से कोई संख्या तभी भाग होगी क्योंकि उसका आखिरी अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 25 के लिए देखेंगे तो आखिरी अंक, आखिरी के 2 अंक देख लेंगे जो कि किससे भाग होना चाहिए, 25 से भाग होना चाहिए। 25 के लिए कितने अंक देखेंगे, आखिरी के 2 अंक देखेंगे। 125 के लिए कितने अंक देखेंगे, आखिरी के 3 अंक देखेंगे। और 625 वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसके लिए हम आखिरी के कितने अंक देखेंगे, 4। देखिए 2, 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 625 ये सारे एक समान है, इसलिए मैंने इनको एक साथ करवा दिया। यहाँ पर मैं देखूँ तो 5 की घात कितनी है, 1। यहाँ पर देखूँ तो 5 की घात कितनी है, 2। यहाँ 5 की घात कितनी है, 3। यहाँ 5 की घात कितनी है, 4। ठीक है, ये उसी तरीके से देखना है। देखिए मुझे यहाँ चेक करना है कि क्या ये संख्या 5 से भाग होगी। हाँ, ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी क्योंकि आखिरी अंक क्या है इसका, 5 है। क्या ये संख्या 25 से भाग होगी, 25 से भाग मतलब आखिरी के 2 अंक देख लूंगा। हाँ, ये संख्या 25 से भाग हो जाएगी। अब 125 के लिए भी मैं देख लूंगा, ठीक है। 125 के लिए उसी तरह देख लूंगा मैं, कितने अंक दोस्तों, आखिरी के 3 अंक देख लूंगा। 125 4 बार करेंगे तो 300, 8 बार करेंगे तो 600, ठीक है। 8 बार करेंगे तो 600, 9 बार में हो जाएगा। हाँ, ये संख्या 125 से भाग हो जाएगी, कहने का मतलब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 625 इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना नंबर टेबल तो हमको याद होता नहीं है, बट फिर भी लिखवा दिया है समझने के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। आइए अब डिविजिबिलिटी रूल्स हम जानेंगे किसका दोस्तों, 3 का।
आइए जानेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल किसका दोस्तों, 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। या फिर तीन और उसके गुणज को काटते चाहिए, या फिर 3 और उसके गुणज को काटिए। ठीक है, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, या फिर 3 और उसके गुणज को काटिए। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है मुझे अगर चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से भाग होगी, तो एक तरीका तो मैं क्या देख लूंगा कि संख्या के अंकों का योग 1 3 6 10 15, यहाँ टोटल कितना आ गया 15। क्या ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी? हाँ 3 से भाग हो जाएगी, मतलब ये पूरी संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, संख्या के अंकों का योग देखना है, अंकों का योग देख लिया किससे भाग हो रहा है, अंकों का योग टोटल कितना है 15। क्या 15 3 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है, मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 3 जहां जहां जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर जहां जहां 3 बनता जाएगा उस 3 को मुझे क्या करना है, काटते जाना है। या तो 3 बने या 3 का गुणज। अब 3 के गुणज से मतलब है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 23 33 36, इस तरीके से अगर जोड़ने पर बन रहा है तो उसको क्या करते चले, काटते चले। कहने का मतलब है 1 और 2 3, ये 3 का गुणज हो गया, 3 भी 3 का गुणज हो गया, 5 4 9 ये भी 3 का गुणज हो गया। ये सारी संख्या में 3 का गुणज मिल रहा था, मतलब ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखो तो मुझे 3 का गुणज क्या क्या मिल रहा है, 2 4 6 और 6 7 बच गया। ये 7 3 से भाग नहीं होगा, मतलब ये पूरी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग या तो 3 से भाग हो, या फिर 3 को काटते चलिए, या फिर उसके गुणज को काटते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है 6 के लिए दोस्तों, दो और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्या, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी वह संख्या 6 से भी भाग होगी। ठीक है, तो 6 से अगर मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल, तो मुझे क्या देखने की जरूरत है, केवल 2 और 3। देखिए मुझे अगर चेक करना है कि क्या ये संख्या, देखिए इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले। ठीक है, a number which can divided by 2 and 3 both, then it will be divided by 6 also। ठीक है, तो यहाँ में देखो मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी है। देखिए ये संख्या जो है, अगर 6 का चेक करना है तो ये जो संख्या वो 2 से तो भाग हो ही जाएगी, क्योंकि आखिरी अंक क्या है, 2 है। अब मुझे 3 से चेक करना है, ये संख्या 3 से भी क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। क्या है 3 से भाग हो रही है, 2 4 6 8 4 12 3। ठीक है, ये संख्या भी क्या हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, मतलब ये संख्या 6 से भी क्या होगी, मतलब ये संख्या 6 से भी भाग होगी ही होगी। ठीक है, तो 6 के लिए क्या करना है, 2 और 3 से भाग होने वाली संख्या 6 से भी भाग होगी। बता लीजिए।
अब डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 7 का और 13 का। 7 और 13 का दोनों का समान है डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों, ठीक है। 7 के लिए भी जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वही डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए होगा, 13 के लिए भी, ठीक है। इसमें लिख लीजिए लास्ट 3 डिजिट्स की पेयरिंग करनी है, पेयरिंग ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स और शेष में से घटाना है। पेयरिंग ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दिया कि देखिए जो मज़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना, वो ना तो पूरी तरह इंग्लिश में पढ़ने में, ना ही पूरी तरह हिंदी में। क्योंकि देखिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो एसएससी रेलवे बैंकिंग की हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। ना कि ऐसा है कि सिर्फ इंग्लिश में समझते जाएं, ना ही ऐसा है कि सिर्फ हिंदी हिंदी। तो कई बार हमको दोनों की जरूरत पड़ती है, तो जो मज़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों को लेते हुए साथ में चल रहे हैं। तो लास्ट 3 डिजिट्स की पेयरिंग करनी है और शेष में से क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद चेक करेंगे कि क्या वो संख्या 7 से या 13 से भाग होगी, ठीक है। कहने का मतलब है आखिरी 3 अंकों के जोड़े बनाने हैं और शेष में से घटाना है, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि वह 7 से या 13 से भाग होगा या फिर नहीं होगा। कहने का मतलब है आखिरी 3 अंकों की क्या करना है, पेयरिंग करना है। आखिरी 3 अंक कितने हो गए दोस्तों, ये 3 हो गए, इनका पेयर हो गया, ये जोड़ा हो गया है, ठीक है। और शेष में से घटाना है, ये शेष, ठीक है। और ये शेष कितना बचा, 3, तो इस 3 को इसमें से घटा देंगे और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर देंगे, घटाएंगे। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 420। अब मैं चेक कर लूंगा कि क्या ये संख्या 7 से भाग हो रही है। हाँ, 7 6 42, ये संख्या 7 से क्या हो रही है, भाग हो रही है, ठीक है। मतलब ये संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, भाग। अब क्या ये 13 से भाग हो रहा है, 13 39 30, नहीं, ये संख्या 13 से भाग नहीं हो रही, मतलब ये जो संख्या है वो 13 से भाग नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी को अगर मैं देखूं, अगर मैं बढ़ा दूं, ये नंबर होता है 2 3 4 2 3, तो मैं क्या करता, 423 में से 23 घटा दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 और 4, ठीक है। तो क्या ये संख्या 7 से भाग होगी, नहीं होगी, ठीक है। क्या ये संख्या 13 से भाग होगी, ये 13 से भी भाग नहीं होगी, ठीक है। अगर इसी को और आगे बढ़ा दूं मैं, तो देखिए आखिरी 3 की पेयरिंग, अब बड़े में से छोटे को घटाऊंगा, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटाऊंगा, तो क्या ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी, हाँ, ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। क्या ये संख्या 13 से भाग होगी, 13 पंजे 65, नहीं, ये संख्या 13 से भाग नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। क्या कहता है 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी 3 अंकों की पेयरिंग करनी है और शेष में से घटाना है। घटाने के बाद बड़े में से छोटे नंबर को घटाना है और फिर चेक करके देखना है कि क्या ये संख्या 7 और 13 से भाग होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम किसकी, 9 की। देखिए 9 का भी वैसे ही जैसा 3 का है, ठीक है। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए।
या फिर 9 और उसके गुणज को काटिए। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी की बात है, और 9 की डिविजिबिलिटी आप और हम अच्छे से पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। एक क्लास में हमने पढ़ा था जिस क्लास का नाम है डिजिटल सम या फिर डिजिट सम। वो कॉन्सेप्ट जब हमने समझा था तो उसमें देखिए 9 का ही यूज़ करा था हमने, ठीक है। तो ये वही पूरी तरह है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हमको सबको पता है। मुझे अगर चेक करना है कि क्या ये संख्या 9 से भाग होगी, तो मैं क्या कर लूँगा, इन सबका टोटल कर लूँगा। 1 3 7 12 18 25। क्या 25 9 से भाग होगा? नहीं, मतलब ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। और फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकता हूँ मैं, जोड़ने पर जहाँ जहाँ 9 और उसके गुणज मिलेंगे उसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। कहने का मतलब है 5 4 9 7 2 9 6 और 1 7, ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं डिजिटल सम, और जिन्होंने डिजिटल सम की क्लास नहीं देखी है वो पहले डिजिटल सम की क्लास जरूर देख लें, ठीक है। तो उनको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9 का तो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, बाकी के चैप्टर्स में भी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी है। आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, देखेंगे हम किसका, 27 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे हम दोस्तों, 27 का। 27 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी संख्या का 8 गुना शेष में से घटाना है। आखिरी संख्या का 8 गुना शेष में से घटाना है, और फिर भाग करके देखना है 27 से। कहने का मतलब है आखिरी संख्या का 8 गुना, ठीक है, आखिरी संख्या का 8 गुना शेष में से क्या करना है, घटाना है। देखिए कहने का मतलब है या फिर, ठीक है, 27 से भाग होने वाली संख्या, देखिए पहले ये लिख लीजिए, आखिरी संख्या का 8 गुना शेष में से घटाना है, और 27 से भाग होने वाली संख्या 9 से भी भाग होगी, ठीक है। कोई नंबर 27 से भाग होगा तो वो संख्या किससे भाग होगा, 9 से भी। सत्ताईस से भाग होने वाली संख्या 9 से भी भाग होगी। लेकिन 9 से भाग होने वाली संख्या जरूरी नहीं 27 से भाग हो या ना हो। कहने का मतलब 27 से जो भी संख्या भाग होगी दोस्तों, वह संख्या 9 से भी क्या होगी, भाग होगी ही होगी। लेकिन 9 से भाग होने वाली संख्या 27 से भाग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझाता हूं। देखिए इसका मतलब है किसी भी संख्या का, पहले तो हमने क्या देखा 27 से चेक करना है, तो क्या करें, आखिरी संख्या का 8 गुना शेष में से क्या करना है, घटा देना है। कोई नंबर है 621, अगर मुझे देखना है क्या ये संख्या 27 से भाग होगी, तो आखिरी संख्या का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8,
62 में से 8 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 54। क्या 54 27 से भाग होता है? हाँ 54 27 से भाग हो जाता है। ठीक है, मतलब ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 27 से भाग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये चीज हमने क्यों लिखी कि 27 से भाग होने वाली संख्या 9 से भी भाग होगी। देखिए कोई संख्या है, यदि ये देखिए ये संख्या, अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये 27 से भाग होगा, तो इस 27 से भाग देने से पहले मैं 9 से भाग दे लूंगा, क्योंकि 9 से भाग देना मेरे लिए आसान है। ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। अब ये संख्या अगर 9 से भाग ही नहीं हो रही तो मुझे 27 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी मतलब 27 से मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप कह सकता हूं ये संख्या 27 से भाग नहीं हो रही, क्योंकि 27 के अंदर ही तो क्या आता है? 27 के अंदर ही तो क्या आता है? 9 आता है। मतलब वो संख्या 3 और 9 दोनों से भाग होती है। ठीक है, क्योंकि 9 से भाग होगी तो 3 से भी होगी। 9 से है, 9 के अंदर ही तो 2 3 आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 9 के अंदर ही 2 3 आ जाते हैं, इसलिए 3 से नहीं, 9 से चेक कर लिया कि अगर 9 से ही भाग नहीं हो रहा और 27 के अंदर क्या होता है? 9 आता ही आता है, तो अगर वो संख्या 9 से भाग नहीं हो रही तो 27 से भी भाग नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेता हूं। ठीक है, 5 4 9 6 2 8 1 9, ये संख्या 9 से तो भाग हो रही है। ये संख्या क्या हो रही है दोस्तों? 9 से तो भाग हो रही है, लेकिन 9 से भाग हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये 27 से भी भाग हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 27 से भाग हो जाएगी, क्योंकि देखिए 9 के काफी सारे नंबर होते हैं। 36, क्या ये 27 से भाग होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे कि आखिरी संख्या का 8 गुना, ठीक है 48, 1245 में से 48 क्या कर देंगे? माइनस कर लेंगे और फिर उसको डिवाइड करके देख लेंगे हम किससे? 27 से। ठीक है, तो इतना ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, बाकी काम हमारा 9 और इससे ही पता चल जाएगा। बाकी मैं बस बताने के लिए क्या है, ठीक है, कहने का मतलब है मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, कोई नंबर है मान लीजिए इसको चेक करना है, तो इसका 8 गुना 6 5 11 7 2 9, देखिए ये 9 से भाग हो रहा है। ठीक है, बट अगर मुझे 27 से चेक करना है तो 7 8 56, ठीक है, मतलब 650 में से कितना माइनस कर दूंगा? 56, ये कितना हो जाएगा? 4, 15 में से 6 जाएगा, 6 का कितना? 9, ये कितना हो गया? 594। अब क्या ये 27 से भाग होगा? हाँ, ये 27 से भाग हो जाएगा। और अगर ये 594 है, मतलब मैं इसमें और आगे तक बढ़ सकता हूँ, यानी मतलब इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 32, मतलब 59 में से कितना घटा दूं? 32, तो ये कितना हो जाएगा? 27। तो हाँ, ये संख्या अब क्या बचा? 27। मतलब ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 27 से क्या हो जाएगी दोस्तों? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे, आगे भी देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए इवन और ऑड प्लेस वाली संख्या को इवन और ऑड प्लेस वाली संख्या को अलग अलग जोड़कर घटाना है, पर शेष ग्यारह से भाग होना चाहिए।
पर शेष 11 से भाग होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, ऑड और इवन प्लेस वाली संख्याओं को अलग अलग जोड़कर घटाना है, लेकिन शेष 11 से भाग होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है इवन और ऑड प्लेसेस को, इवन और ऑड प्लेस वाली संख्या को। ठीक है, इवन और ऑड स्थानीय क्रमांक को देखना है, ना कि इवन नंबर ना ही ऑड नंबर। ना तो आपको इवन संख्या देखनी है, ना ही ऑड संख्या, ना ही सम देखना, ना ही सम संख्या देखनी है, ना ही विषम संख्या। आपको केवल सम क्रमांक और विषम क्रमांक देखना है। ठीक है, कहने का मतलब है ये कौन सी संख्या है, जरूर ऑड है। ठीक है, और ऑड प्लेस पर भी है। ठीक है, और ये इवन है और इवन प्लेस पर भी है। देखिए कहने का मतलब है इवन, मैं ऑड ऑड को नहीं जोड़ रहा हूँ, ऑड प्लेस वाली संख्या को जोड़ रहा हूँ। कहने का मतलब 1 और 3 4, 4 और 5 9। ठीक है, 2 और 4 कितना हो जाता है 6। तो इनका अंतर कितना हो गया दोस्तों 3। तो क्या ये संख्या, अब ये जो बचा है अंतर मतलब शेष, क्या ये शेष 11 से भाग होगा? ये 11 से भाग नहीं होगा, मतलब ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 6, 3 और 3 6 माइनस 6, अंतर कितना आ रहा है 0, मतलब ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी भाग हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर संख्या जरूर क्या आ गई है इवन आ गई, लेकिन ये है तो किस प्लेस पे, ऑड प्लेस पे। तो ऑड ऑड वालों को जोड़ना है। देखिए 4 11 16, 6 8 14, 16 में से 14 घटाए कितना 2। या तो ये 0 होता है या ऐसा नंबर होता है जो 11 से भाग होता, मतलब ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो 9 11 7 और 13 का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 और 13, 7 13 11 9। बाकी आप समझते जाएंगे खुद ब खुद जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ती जाएगी। बारह के लिए लिखिए 4 और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्या 4 और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्या 12 से भी पूरी तरह क्या होगी भाग होगी ही होगी। लेकिन अगर 4 से हो रही है और 3 से नहीं हो रही, मतलब वो संख्या 12 से भाग नहीं होगी। यही 6 में भी था, जो 6 के लिए किया था। 6 के लिए हमने क्या किया था दोस्तों कि 2 और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्या 6 से भी भाग होगी। लेकिन अगर कोई संख्या 2 से भाग हो रही है और 3 से नहीं हो रही, तो वह संख्या 6 से भाग नहीं हो रही। वही संख्या अगर 3 से भाग हो रही है और 2 से नहीं हो रही, तब भी वह 6 से भाग नहीं हो रही। वो 6 से भाग तभी हो पाएगी जब उसको 2 से भी भाग होना पड़ेगा और 3 से भी। वही केस देखेंगे हम किसमें 12 में। देखिए 12 में भी किस किस से देख लेंगे 4 और 3 से, मतलब 4 और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्या। ये मैं देखूं क्या ये संख्या 2 से 4 से भाग हो जाएगी? हाँ, ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। क्या ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी? 2 1 3 8 4 12 3। हाँ, मतलब ये संख्या 12 से भी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही करना था। ये 12 के लिए हो गया। लिखेंगे 17 के लिए। लिखिए आखिरी संख्या का 5 गुना शेष में से घटाना है।
आखिरी संख्या का 5 गुना शेष में से क्या करना है दोस्तों, घटाना है और 17 से भाग करके देख लेना है। कहने का मतलब ये कोई नंबर है, आखिरी संख्या का 5 गुना कितना हो जाएगा 35, 51 में से 35 माइनस किया तो ये कितना हो गया, क्या ये संख्या 17 से भाग होगी, नहीं ये संख्या 17 से भाग नहीं होगी। 17 के लिए क्या देखा दोस्तों हमने, ठीक है, आखिरी संख्या का 5 गुना, 3 का 5 गुना होता है 15, 123 में से 123 में से अगर मैं 15 घटाता हूं तो कितना बचेगा 108, क्या ये 17 से भाग होगा, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, नहीं ये भी 17 से भाग नहीं होगा। तो ऐसा नंबर देखना है, अगर मुझे 17 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या देखूंगा, आखिरी संख्या भाग होना चाहिए किससे, आखिरी संख्या का 5 गुना कर देंगे, भाग होना चाहिए किससे, 17 से। आइए अब हम डिविजिबिलिटी रूल लिखेंगे किसका, 19 का। देखिए आखिरी संख्या का आखिरी अंक का, किसी संख्या के आखिरी अंक का 2 गुना, आखिरी संख्या के आखिरी अंक का 2 गुना शेष में जोड़ना है और 19 से भाग देकर देखना है। एट 2 times the last digit आखिरी अंक का 2 गुना शेष में जोड़ना है, ठीक है, और 19 से भाग करके देखना है। इस तरीके से अगर 19 की डिविजिबिलिटी चेक करें, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 8, तो ये घटा दूंगा, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना, अब मैं देख लूंगा क्या ये संख्या 19 से भाग हो रही है, नहीं ये संख्या 19 से भाग नहीं हो रही है, 19 या 57 बच जाएगा 3, ठीक है, मतलब ये संख्या 19 से भाग नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डिविजिबिलिटी रूल देख लिए हैं, ठीक है, इतने सफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है। अब मेरा डिविजिबिलिटी रूल बताने का मतलब ये था, देखिए हमने 6 के लिए देखा, आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स आपने बनाए लिए होंगे, बस एक बार समझने वाली बात है, ये याद रहेंगे आपको, ठीक है, और याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बाकी के चैप्टर्स में भी काम आएंगे। देखिए हमने 6 के लिए समझा कि 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखा तो वह संख्या किससे 2 से भी भाग होनी चाहिए, 3 से भी। हमने 12 के लिए देखा, मतलब 4 से भी भाग होगा और 3 से भी। कहने का मतलब अगर किसी की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, मतलब उसके जितने भी फैक्टर्स हो उससे हम क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 और 3, 12 के 4 और 3। अगर मुझे चेक करना होता 56 का कि वह संख्या 56 से भाग होगी कि नहीं, तो मैं किस किस का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेता, 7 का और 8 का, मतलब 7 और 8 दोनों से ही भाग होने वाली संख्या 56 से भाग होगी, क्योंकि वो संख्या उसके अंदर 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो अगर 7 से भाग हो रही है और 8 से नहीं हो रही, मतलब वो 56 से भाग नहीं होगी। 8 से हो रही है 7 से नहीं हो रही, तो वो 56 से भाग नहीं होगी। 56 से भाग करना है तो दोनों से होना चाहिए, 12 से करना है तो दोनों से, 6 से करना है तो दोनों से, मतलब उनके सारे फैक्टर्स से क्या होना चाहिए, उनको डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर 72 से चेक करना होती तो उस संख्या को 8 से भी भाग होना पड़ेगा और 9 से भी भाग होना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है अगर 132 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उस संख्या को 11 से भी भाग होना पड़ेगा और 12 से भी भाग होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे, समझेंगे अब हम।
तो आइए दोस्तों समझते हैं अब हम HCF और LCM। ठीक है, देखिए HCF क्या कहलाता है। HCF कहलाता है आपका महत्तम समापवर्त्य और LCM क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, देखिए HCF और LCM मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देखिए एक बार मैं छोटे से पॉइंट में बता देता हूं कि HCF क्या होता है। देखिए HCF क्या होगा, कहने का मतलब है HCF महत्तम समापवर्त्य, इसी को क्या बोलते हैं, GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, HCF या GCD। ठीक है, HCF क्या होता है, वह बड़े से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, भाग कर दे। कहने का मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 2 को भी भाग कर देगा, 4 को भी डिवाइड कर देगा, 8 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, जो 2 को भी डिवाइड कर दे, 4 को भी और 8 को भी। वो मैं कैसे पता करूंगा, यहाँ देखूंगा ये कितना हो सकता है, 2 into 1। इसके फैक्टर लिखे क्या हो सकता है, 2 into 2। इसके फैक्टर लिखे क्या हो सकता है, 2 into 4। अब मैं देखूंगा तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। और कुछ कॉमन है क्या, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन अब कुछ भी नहीं है, तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही 2 था, तो मतलब HCF क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी और अभी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, बट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। यही अगर मुझे LCM निकालना हो 2, 4 और 8 का, 2, 4 और 8 का LCM। अब LCM देखिए HCF क्या था, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, भाग कर दे। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर देखिए 2 से बड़ा वो नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 को भी डिवाइड करना ही होगा उस नंबर को, इसलिए 2 से बड़ा हो नहीं पाएगा। अब यहाँ हम देखें LCM निकालना है। LCM क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। HCF और LCM में बस यही फर्क है, HCF दी गई संख्याओं को भाग करता है और LCM दी गई संख्याओं से भाग होता है। कहने का मतलब LCM वह नंबर होगा जो 2 से भी भाग होगा, 4 से भी भाग होगा और 8 से भी भाग होगा। HCF क्या था, जो 2 को भी भाग करेगा, 4 को भी करेगा और 8 को भी करेगा। तो यही अंतर होता है, LCM इन तीनों से डिवाइड होगा, HCF इन तीनों को डिवाइड होगा। इसलिए HCF जो होता है इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो वो छोटे से तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना, सबसे छोटी संख्या से, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करना है तो उसको 2 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 2 से भाग कैसे कर पाएगा। और LCM को इन तीनों से भाग होना है, मतलब LCM बड़े से बड़ा इसीलिए निकलेगा क्योंकि उसको 8 से भी भाग होना पड़ेगा। तो देखिए हमको भी पता है इसका LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। LCM आपको और हमको सबको निकालते आता है, आगे की क्लास में वो समझ लेंगे हम, LCM बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बट फिलहाल देख लीजिए, कहने मतलब यहाँ पर 8 नंबर हो सकता है जो 2, 4, 8 से भाग हो जाएगा, HCF इन तीनों से भाग हो जाएगा, इसलिए HCF क्या आया 2, LCM कितना आया 8 है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये बताने की वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये आप और हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, बट फिर भी समझा दिया है कि अगर कोई बिगिनर्स हो उसको दिक्कत ना हो चीज़ें समझने में। तो आइए अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। कहने का मतलब है देखो HCF अभी समझ में आ गया था क्या है आपको, ये जो नंबर है आपके पास, इनका मुझे क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्त्य। अब महत्तम समापवर्त्य मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 60 को भी भाग कर देगा और 24 को भी भाग कर देगा, बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या कर लूंगा, इसके फैक्टर कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, 2 दूनी 4,
4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, ये इसके क्या होगा फैक्टर, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये 24 के फैक्टर हो गए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखूंगा कॉमन क्या मिला, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 1 2 लिख लिया। और क्या कॉमन मिला मुझे, 1 2 यहाँ से मिला, 1 2 यहाँ से, एक और 2 मिल गया। ठीक है, तो 2 2 मिल गए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 1 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर अब मैं कॉमन नहीं ले सकता। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 है और 3 है। क्या क्या हो गया, 3 कॉमन मिल गया। कहने का मतलब है HCF मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस 12 को हम क्या कहेंगे, HCF दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, 12 क्या हो गया, HCF हो गया। अब देखिए, कहने का मतलब है अब ये क्या हो गया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए हमको ये पता चल गया कि HCF क्या हो गया, 12 12 सभी में क्या आ रहा है, 2 दूनी 4 और 3, 12, 2 दूनी 4 और 3, 12। देखिए ये 12 इसमें भी कॉमन है, 12 इसमें भी कॉमन है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 12 × 5 लिख दिया, और इसको भी क्या कर दिया, 12 × 3 लिख दिया। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिया जो जो कॉमन। तो देखिए यहाँ 12 कॉमन है, यहाँ पर भी 12 कॉमन है, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, ये 2 बच गया था। ठीक है, हाँ 5 और 2 बच गया था एक, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा। तो कहने का मतलब है 2 नंबर है आपके पास, दो नंबरों में क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा। और यहाँ पर क्या हो गया, N2 हो गया। ठीक, 2 नंबर है, दोनों में क्या होगा, दोनों में कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों, कॉमन पार्ट होगा। जैसे 60 था, ये 24 था, इसमें दोनों में कॉमन पार्ट क्या निकला, 12 निकला। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो कॉमन पार्ट होता है, यही कॉमन पार्ट हमारा क्या कहलाता है, HCF। जितना भी कॉमन पार्ट निकल पा रहा है, 2 भी निकला था, यहाँ से 1 2, फिर 1 2 यहाँ से, फिर 1 2 यहाँ से हो गया था 4, फिर 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 4 1 2 3 12। जितना भी कॉमन पार्ट निकल पाया, कहने का मतलब ये पूरा पार्ट, या कह सकते हैं ये और ये क्या कहला गया हमारा, HCF कहलाया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, HCF। जितना भी कॉमन पार्ट इनमें से निकल रहा था वो क्या कहलाया, HCF। अब वो पार्ट जो कॉमन नहीं रहा, कहने का मतलब कौन सा पार्ट कॉमन नहीं रहा, N1 और N2 ये बच गया, N1 और N2 ये जो पार्ट बच गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स, या कह सकते हैं असहभाज्य संख्या। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स या असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कहने का मतलब ये 5 और 2 क्या हो गए, कोप्राइम नंबर्स हो गए दोस्तों। ठीक है, 5 और 2 ये दोनों क्या हो गए, कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम नंबर्स यानी असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनके बीच में एक के सिवा और कुछ भी कॉमन ना हो। कहने का मतलब है अगर कुछ कॉमन नहीं है देखिए 5 और 2 ये क्या कहलाएंगे, कोप्राइम नंबर्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। आप 4 और 2 को कोप्राइम नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 है, और दोनों में 2 कॉमन आ गए, इसलिए ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। इसी तरह से क्या हो जाएंगे, 3 4 17 18 18 19 और सो ऑन, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय किसके अलावा, एक के अलावा। कोप्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है,
तो जो भी कॉमन पार्ट था दोस्तों वो क्या हो गया आपका HCF हो गया, जो भी N1 N2 था वो क्या हो गए आपके कोप्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर मैं पहली में से दूसरी संख्या को घटाता हूं, ठीक है, पहली में से दूसरी संख्या को घटाता हूं, तो देखिए ये कॉमन पार्ट तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा N1 माइनस N2 बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं पहली में से दूसरे को घटा दूं और कॉमन पार्ट मुझे निकालना हो HCF, ठीक है, तो ये जो कॉमन पार्ट होगा ये डायरेक्टली आपका क्या निकल आएगा HCF। ये डायरेक्ट HCF कब होगा, जब N1 माइनस N2 क्या होंगे 1 के बराबर होंगे, और जब अगर ये N1 माइनस N2 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये कॉमन पार्ट HCF नहीं होगा, फिर क्या होंगे इसके फैक्टर्स HCF होंगे, मतलब इसके गुणनखंड HCF होंगे। समझाता हूं, देखिए ध्यान से, फिर से समझाता हूं, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। देखिए इसका HCF कितना था दोस्तों, इसका HCF कितना था 12 था, ठीक है, HCF 12 निकल आया था। तो अगर देखिए मुझे डायरेक्ट HCF निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर देखूंगा, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 36। अब देखिए क्या ये 36 HCF है, होगा नहीं होगा, क्योंकि 36 ना तो 60 को भाग कर रहा है ना ही 24 को। कहने का मतलब ये कॉमन पार्ट क्या हो गया था HCF हो गया था, और HCF कैसे, इसमें से इसको घटा दिया था, तो ये कॉमन पार्ट HCF था। कहने का मतलब अब ये HCF हमारा हो नहीं पाया घटाने के बाद, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अंदर जो N1 और N2 है उनके बीच का अंतर क्या नहीं है 1 नहीं है, इनके जो N1 और N2 है उनके बीच का अंतर 1 नहीं है। तो अगर N1 N2 1 नहीं है, तो अगर ये HCF नहीं है तो फिर क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे। तो 36 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 36 का नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा 18। क्या 18 इन दोनों का फैक्टर है, 18 क्या 60 को भाग करेगा, नहीं करेगा। तो 36 का और कौन सा फैक्टर होगा जो इनको भाग कर सकता है, 36 का और कौन सा फैक्टर आ जाएगा 12, ठीक है। तो क्या ये 12 इन दोनों को भाग कर देगा, हाँ 12 60 को भी भाग कर देगा और 24 को भी कर देगा, तो 12 क्या हो जाएगा HCF। अब देखिए ये फैक्टर क्यों निकालना पड़ा, 36 नहीं बन पाया था, 36 HCF नहीं बन पाया था, क्यों, क्योंकि इसके जो N1 और N2 थे वो क्या किसके बराबर नहीं थे 1 के बराबर। क्योंकि देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 × 2, तो ये कॉमन पार्ट कितना हो गया 12 N1 माइनस N2, इनके बीच का अंतर कितना हो गया 12 × 3, ये 36 हो गया। इसलिए 36 HCF नहीं बन पाया था, क्योंकि इनके दोनों का अंतर अगर 1 होता तो क्या हो जाता, वो डायरेक्ट HCF मिल जाता। डायरेक्ट HCF देखिए डायरेक्ट कहाँ मिलेगा, जैसे कहने का मतलब है ये 60 है और ये 48 है, इसका मुझे क्या निकालना है HCF इन दोनों नंबरों का, ठीक है। तो 60 और 48 का अंतर देख लिया मैंने, कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 × 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 × 4। देखिए यहाँ कोप्राइम नंबर का डिफरेंस N1 N2 का डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया, कहने का मतलब 12 × 5 - 4, तो ये कितना हो गया 12। यहाँ पर N1 N2 क्या मिल गया 1 है, N1 N2 1 था, इसलिए डायरेक्ट HCF मिल गया। यहाँ पर डायरेक्ट HCF क्यों नहीं मिला घटाने पर, क्योंकि इनके जो N1 N2 थे, ठीक है, जो कोप्राइम नंबर्स थे उनके बीच का डिफरेंस क्या नहीं था, यहाँ पर 1 नहीं था। यहाँ पर डायरेक्ट क्यों मिल गया, क्योंकि इनके कोप्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है 1 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो या तो 36
HCF होगा, अब 36 नहीं है तो या तो फिर क्या होगा, उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा HCF का कॉन्सेप्ट। आइए, थ्री एक्स और 3y, दो नंबर है आपके पास, एक नंबर है 3x, दूसरा क्या हो गया 3y। इन दोनों संख्याओं का यदि मैं आपसे HCF पूछूं तो इन दोनों का HCF क्या निकल आएगा दोस्तों, 3 निकल आएगा, क्योंकि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी भाग करेगा इसको भी भाग करेगा, इन दोनों से भाग होने वाला, इन दोनों को भाग करने वाला नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसी का मैं अगर आपसे LCM पूछूं तो LCM क्या हो जाएगा, वह छोटे से छोटा नंबर जो 3x से भी भाग हो और 3y से भी भाग हो। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर 3x से भाग होना है तो उसके अंदर 3 तो होना ही चाहिए। अब इस नंबर से भाग होना चाहिए तो उसके अंदर x भी होना चाहिए। ठीक है, अब इस LCM को मुझे इससे भी भाग कराना है तो इसके अंदर देखिए 3 तो ऑलरेडी है, किससे भाग और करवाना है, y से भाग कराना है, तो इसके अंदर क्या और होना चाहिए, y भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, y भी होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर है, इनका HCF कितना हो गया 3, इनका LCM कितना हो गया 3x और y। ठीक है, अब अगर मैं यहां देखता हूं पहला और दूसरे का योग अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर मैं दोनों का अंतर निकालूं तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखिए अब कहने का मतलब है, देखिए पहले नंबर में भी क्या था 3, दूसरे में भी क्या था 3। कहने का मतलब है अगर इनका दो योग निकालूं तब भी क्या आ रहा है 3। कहने का मतलब इन दोनों के योग को मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो नंबर है ये मल्टीपल है किसका, मल्टीपल होगा किसका 3 का। इन दोनों का अंतर भी मल्टीपल होगा किसका 3 का। ठीक है, अब अगर मैं दोनों का अनुपात निकालूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3x अपॉन 3y, जो कि मुझे क्या मिल जाएगा x अपॉन वाई, क्या कह सकते हैं x रेशो y या x अपॉन वाई। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, यदि दोनों एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दूं तो मुझे रेशो मिल जाएगा किसका, अनुपात मिल जाएगा किसका दोस्तों, को-प्राइम नंबर्स का। मुझे अनुपात मिल जाएगा किसका, को-प्राइम नंबर्स का। ठीक है, ये x और y क्या थे हमारे को-प्राइम नंबर्स ही तो थे। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है, ये x है और ये y n1 n2 है। ठीक है, ये को-प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो एक में एक संख्या में दूसरी से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा किसका दोस्तों, को-प्राइम नंबर्स का। ठीक है, और अगर मैं LCM से
एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दूं तो ये कितना हो जाएगा 3xy और कितना 3। कहने का मतलब है एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणनफल हो जाएगा किसका, को प्राइम संख्या का गुणनफल हो जाएगा असहभाज्य संख्याओं का। देखिए पहली और दूसरी का योग देंगे तो किसका मल्टीपल, एचसीएफ का पहली में से दूसरी घटाएंगे तब भी किसका मल्टीपल, एचसीएफ का पहली और दूसरी में भाग देंगे, पहली का दूसरी में भाग देंगे तो मुझे अनुपात निकल आएगा किसका, कोप्राइम नंबर्स का। एलसीएम में एचसीएफ से भाग दिया तो मुझे गुणनफल मिल जाएगा किसका, दोनों कोप्राइम नंबर्स का। ठीक है, आइए अब देखिए, अब अगर मैंने पहली संख्या का दूसरी संख्या में यदि गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3xy। ठीक है, पहली का दूसरी संख्या में गुणा कर दिया 3x इंटू 3xy, तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 इंटू 3xy। ये जो 3 था ये क्या था दोस्तों, HCF, और ये क्या था 3xy LCM। तो यही वो प्रॉपर्टी हो गई जो हमने क्या, ये प्रॉपर्टी हमने क्या कर ली है, खुद जनरेट कर ली है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो हमको बुक में दी, पहली संख्या का दूसरी में गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या कर ली दोस्तों, यहाँ से जनरेट कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ मेरा कहने का मतलब है, चाहे पहला नंबर हो चाहे दूसरा नंबर हो, चाहे दोनों संख्याओं का योग हो या दोनों संख्याओं का अंतर हो या फिर उनका क्या हो, एलसीएम हो, ये सभी क्या होंगे, अपने HCF से क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, HCF से पूरी तरह से क्या होंगे दोस्तों, डिवाइड होंगे। या कहने का मतलब है सभी HCF के क्या होंगे, सभी HCF के मल्टीपल होंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यही अगर मैं एक और नंबर ले लेता, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब यही मैं अगर एक और नंबर ले लेता 3, वो था Z, ये था वो अगर क्या है 3Z है तो उसका भी HCF क्या हो जाएगा 3 और LCM कितना हो जाएगा 3xy और Z हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहली का दूसरी का और तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3Z। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 3xy। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 3xy Z लिख सकता हूँ। तो यहाँ जो 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, HCF के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 27 है, ये 9 दिया 27, ये हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई जो हमको किताब में दी हुई। पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी, तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, HCF के वर्ग के इंटू LCM के बराबर। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी है जो हमने क्या कर ली है, जनरेट कर ली है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, पढ़ेंगे आगे। तो आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों।
प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इसका क्या करना है, हमको HCF निकालना है। तो देखिए यहाँ HCF अब हम कैसे निकालेंगे, तीन संख्या हैं, तीनों में से किसी के भी बीच का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों संख्याओं में से किसी भी के भी बीच का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। कहने का मतलब 30 और 42 का अंतर कितना है दोस्तों, 12 है। ठीक है, अब क्या ये संख्या तीनों 12 से भाग हो रही, नहीं 12 से भाग नहीं हो रही, मतलब इनका HCF 12 नहीं होगा। तो अगर 12 HCF नहीं है तो 12 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, अब 12 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है दोस्तों, 6 हो सकता है। ठीक है, इससे बड़ा कोई फैक्टर हो सकता है 12 का, नहीं हो सकता। तो क्या 6 इसको तो कर देगा, इसको कर देगा, लेकिन 6 इसको नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक ऑड नंबर है, और ये ऑड इवन से डिवाइड हो गई। तो हमको दिख रहा है कि 6 भी इसका क्या नहीं हो सकता, HCF नहीं हो सकता। तो 6 नहीं हो सकता, तो और क्या है जो 12 का फैक्टर हो, 12 का और फैक्टर क्या हो सकता है, 4। ये 4 भी क्या होगा, HCF नहीं हो सकता, क्योंकि 135 से भाग नहीं होगा, 4 से 135 4 से भाग नहीं होगा। तो और क्या है 12 का फैक्टर, 3 इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, 3 4 5 9, 3 से भी भाग हो रहा है, मतलब 3 क्या हो जाएगा HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। देखिए ये बस मैंने लिखा है, तब आगे लिखना नहीं। आपने देखा 12 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3, हाँ 3 HCF हो जाएगा, मतलब 3 क्या निकल आया आपका, HCF निकल आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी HCF निकालना है आपको। किन्हीं भी दो का अंतर देख सकते हैं आप। देखिए उनका अंतर देखा कीजिए जिनमें अंतर कम से कम हो। ठीक है, जिनमें अंतर कम से कम हो। उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए इनका अंतर कितना हो जाएगा, 6, 363 और 429, हाँ 66, बस इतना ही अंतर हो गया। तो क्या ये 66 से भाग होंगे, देखिए ये 66 से भाग नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है अगर मुझे 66 HCF है तो 66 इसको भी भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा और इसको भी भाग करेगा, इसको तो भाग करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 66 क्या है, एक इवन नंबर है और ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर कोई और नंबर होता तो मैं किससे, देखिए 66 से चेक करने का मतलब मैं डायरेक्ट 66 से भाग करके नहीं देखूंगा, मैं 11 से भाग करके देखूंगा और 6 से भाग करूंगा। ठीक है, 66 से नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर 11 और 6 दोनों से भाग हो रहा है, मतलब वो नंबर क्या हो रहा है, 66 से भी भाग हो रहा है। आगे अब 66 के फैक्टर और क्या हो सकते हैं, 33। ठीक है, 66 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 33। अब 33 से भाग होगा मतलब 11 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए इस नंबर को, तीनों को। तो क्या ये नंबर 11 से भाग हो रहे हैं, 6 माइनस 6, हाँ ये 11 से हो रहा है। 13 माइनस 2 11 से भाग हो रहा है, ये भी 11 से भाग हो रहा है। 9 माइनस 9 0, ये भी 11 से भाग हो रहा है। अब 11 से तो होगा है, 33 से भाग होने के लिए इनको किससे भाग होना पड़ेगा, 11 से तो करके देख लिया, 3 से भी भाग होना चाहिए। 6 3 9 3 4 2 6 9 3 6 9 3, 11 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, मतलब ये संख्या 33 से भी क्या होगी, भाग होगी। मतलब HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, HCF आ जाएगा आपका कितना, 33 क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा। ठीक है
आइए इसका HCF निकालना है दोस्तों। HCF क्या होगा, तो इसको भी भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा और इसको भी भाग करेगा। कहने का मतलब है अगर मुझे HCF निकालना है तो क्या देखो, इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, सब में कॉमन क्या है 2 की पावर 2। क्या और कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या तीनों में कॉमन है? नहीं। तो 3 में क्या कर सकता हूँ, नहीं ले सकता। क्या 5 कॉमन है? हाँ, 5 की पावर 1 कॉमन है तीनों में, 5 की पावर 1 तीनों में कॉमन है, ठीक है। और क्या है 7 की घात 2 तीनों में कॉमन है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये 7 4 3 5 4 3 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 की पावर 3 सभी में कॉमन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 × 5 × 3 4 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, DS भी लगा सकता हूँ, डिजिट सम, ठीक है। डिजिट सम हम पढ़ चुके हैं, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 2 4 3 7 3 10 1 2 एकम 2। ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग क्या हो दोस्तों 2 हो। 6 13 19 अंकों का योग कितना है 1, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 8 14 6 20 अंकों का योग 2, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 6 6 12 अंकों का योग कितना 3, 7 6 13 अंकों का योग कितना 4, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने देख लिया HCF जो होगा, जो भी आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 2 से तो सारे ही भाग हो रहे हैं, 5 का भी मल्टीपल होगा क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 भी सभी से भाग हो रहा है, 5 से भी ये सारे भाग हो रहे हैं। और उसके अंदर क्या आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो क्या मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ 7 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो कितना हो जाएगा 760 में से 6 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 754। क्या ये 7 से भाग हो रहा है 7 एकम 7 7 8 56 नहीं हो रहा। ये कितना हो जाएगा 854, तो 7 एकम 7 654, 600 कितना हो जाएगा 860 में से 6 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 854। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14, हाँ ये 7 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। डिविजिबिलिटी देख रहा हूँ किससे 7 की, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 954, क्या ये 7 से भाग होगा 7 एकम 7 25 नहीं, ये 7 से भाग नहीं होगा। 60 में से 7 घटा दूंगा तो कितना 53, ये भी 7 से भाग नहीं होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे भी क्या कर सकता हूँ चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम क्या करें सारी चीजें निकालें पूरा सॉल्व करें, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यही देखा कि 7 तीनों में कॉमन है, क्या ऐसा ऑप्शन जो 7 से भाग होगा, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, ठीक है। तो जो ऑप्शन मिल गया उसको हमने क्या कर दिया मार्क कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं आपको सिंपल सा एलसीएम का तरीका बता दूं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 2 4 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम वो नहीं करेंगे कि ऐसे लाइनें बनाएंगे और लाइनें बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। काफी लोगों को काफी तरीके आते हैं, या तो ये बड़ा नंबर देख लें 8 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। क्या 8 में 4 आता है, कहने का मतलब सबसे बड़ा नंबर देख लिया मैंने कौन सा है 8। क्या 8 के अंदर 4 आता है, क्या ये 8 इस 4 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या ये 2 से भाग हो रहा है, हाँ, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा सीधे 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर 5 7 और 15 अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो देखिए मैंने क्या करा सबसे पहले बड़ा नंबर पिक कर लिया 15। क्या ये 15 इस 7 से भाग होगा, नहीं होगा। तो अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो उस एलसीएम को 7 से भी भाग होना चाहिए, और 15 से, तो 15 तो ऑलरेडी है। अब वो एलसीएम इस 7 से भाग क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके अंदर 7 है ही नहीं। तो अगर उसके अंदर 7 नहीं है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे 7 को लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया एलसीएम। अब क्या ये 15 × 7, अब इस पूरे को देखूंगा, क्या ये 15 × 7 क्या इस 5 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 5 ये 15 5 से भाग हो जाएगा क्योंकि 15 के अंदर ऑलरेडी क्या है 5 है,
है तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एक और तरीका एक और बता देता हूँ, देखिए अब मैं देखूँ सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया दोस्तों 12। देखिए 12 के अंदर क्या है 4 है और 3 है, के अंदर क्या है 2 है और 3। क्या इस 12 के अंदर 6 आ रहा है? हाँ 12 के अंदर 6 ऑलरेडी आ रहा है, मतलब ये 12 इस 6 से भाग हो जाएगा। अब देखिए क्या ये 12 इस 9 से भाग होगा? नहीं होगा। ये 12 9 से भाग क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसके अंदर कितने 3 हैं? इसके अंदर एक 3 है और इस 3 के अंदर कितने 3 है? 2 3 है। ठीक है, अब कहने का मतलब इस 12 के अंदर ऑलरेडी एक 3 है और इस 9 के पास भी 2 3 है, तो एक 3 तो इसके पास ऑलरेडी है। अब इसको अगर मुझे 9 से भाग कराना है तो इसके अंदर एक 3 की कमी है, जो इस एक 3 की कमी है उस एक 3 को क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस एक 3 को लाना पड़ेगा। एक 3 तो ऑलरेडी था, एक 3 इसके पास 2 है, इसके पास एक 3 है, तो इसके पास एक और 3 होना चाहिए तभी ये 9 से भाग करेगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। देखिए सबसे बड़ा नंबर देखा मैंने 12। ठीक है, 12 के अंदर क्या है? इसके अंदर 4 है और 3 है, एक 4 इसके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? 2 नहीं, क्योंकि तभी ये 8 से भाग नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके अंदर 4 तो है लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? एक 2 की कमी, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या ये 12 इंटू 2 7 से भाग होगा? इसके अंदर 7 है नहीं, तो 7 यहाँ क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो 12 इंटू 14 ये कितना हो जाएगा? 168। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 168 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये तरीका में से काफी लोगों को पता है। ठीक है, बाकी हम फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमको एलसीएम निकालना है। तो आइए एलसीएम, अब इस नंबर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बड़ा ही टाइम लगेगा। एक बार डेटा देख लूँ। हाँ ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा। देखिए एलसीएम क्या हो सकता है? पहले में देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है? देखिए सभी से भाग होना है, एलसीएम को इससे भी भाग होना है, इससे भी भाग होना है, इससे भी भाग। तो पहले मैं देखूं तो क्या है? सबसे छोटी पावर, यहाँ पर मैं कौन सी पावर देखूंगा? सबसे छोटी पावर। ठीक है, ये पहले में सबसे छोटी पावर। दूसरे में कितनी है? 2 की पावर 3। तीसरे में कितनी है? 2। तो एलसीएम क्या होगा? अगर इससे भी भाग होना है, इससे भी भाग होना है, इससे भी भाग, तो एलसीएम में भी क्या होना चाहिए? 2 तो होना ही चाहिए। अगर मैं 3 देखूं तो यहाँ कितना है दोस्तों? 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है और 3 है। अगर इस एलसीएम को इससे भी भाग होना है, इससे भी होना है, इससे भी होना है, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, 3 से होना चाहिए। क्या मतलब यहाँ तीनों से भाग होगा, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी? 2 की पावर 3। इससे भी भाग होना है, इससे भी, इससे भी, तो मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? 3 की घात 2 होना चाहिए। फिर क्या हो गया? 5 हो गया,
5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ नहीं, ठीक है। मतलब उसको 5 से भी भाग होना है, 5 के वर्ग से भी भाग होना है, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, 5 का वर्ग भी होना चाहिए, ठीक है। और फिर 7 से भी उसको क्या होना है, भाग होना है, यहाँ नहीं है, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, 7 का वर्ग इससे भी भाग होना चाहिए, इससे भी भाग होना चाहिए, और फिर क्या उसके अंदर 11 है, मतलब उसको 11 से भी भाग होना पड़ेगा, 11 से भाग होगा तभी तो इस पूरे नंबर से भाग होगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहीं से देखना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इतना कुछ लिखना नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखेंगे, कितना देखेंगे, 2 की पावर 3, यहाँ कितना देखेंगे, 3 की पावर 2, यहाँ देखेंगे 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और फिर 11। यहाँ पे तो सब लेना पड़ेगा, सभी की हाईएस्ट पावर लेनी है आपको यहाँ पर, क्योंकि देखिए इस पूरे नंबर से भाग होना है, मतलब उसके अंदर 4 भी होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, ठीक है। इस पूरे से भाग होना है, मतलब उसके अंदर 49 भी होना चाहिए, 25 भी होना चाहिए, यहाँ 5 था, यहाँ 25 से भी भाग होना चाहिए, इसलिए उसके अंदर 25 भी होना चाहिए, उसे 11 से भी भाग होना पड़ेगा, इसलिए उस नंबर के अंदर 11 भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए या तो मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, या मैं अंकों का योग लगा लूं, लेकिन अंकों का योग क्या हो रहा है, देखिए अंकों का योग क्या हो रहा है, सभी में समान आ रहा है, बस इसको छोड़ के 7 7 2 9 7 2 9 7 2 9 सभी में समान आ रहा है। तो मैं क्या देख लूं, ऐसा ऑप्शन जो 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, 7 का भी मल्टीपल देख सकता हूं। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं मैं, तो 9 माइनस 9 0, ये ऑप्शन क्या हो सकता है आंसर, तो 9 माइनस 9 ये भी आंसर हो सकता है, 9 माइनस 9 ये भी 11 से भाग हो रहा है, 9 माइनस 7 ये ऑप्शन क्या हो गया, चला गया, ठीक है। 3 ऑप्शन 11 से चेक कर लिए थे हमने। अब 11 से नहीं हो रहा है तो क्या करें, 5 से भी होगा, 5 से होगा तो मतलब आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये 2 हो गया, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, चला गया। अब 2 ऑप्शन बचे, तो मैं क्या कर लूं, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, आखिरी के 2 अंकों को क्या करें हम, घटा दे, 970 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 770। क्या ये 7 से भाग हो रहा है, हाँ ये 7 से भाग हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको देखें, 970 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा, 950। क्या ये 7 से भाग हो रहा है, 7 एकम 7 7 19 14, नहीं ये 7 से भाग नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से नहीं हुआ तो 7 से, 7 से नहीं हुआ तो 5 से, 3 से, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम आगे की क्लास में और देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट दोस्तों, हमने आज कॉन्सेप्ट समझा है कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएम होता क्या है, ठीक है। आगे की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और भी काफ़ी कुछ हमको सीखना बाकी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और इस चीज़ को आराम से फिर से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज जहाँ समझ में आ गया तो आगे की क्लास बहुत आसान होने वाली है, ठीक है, और मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।